नमस्कार, मैं पारुल जैन आज के 74th ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं पिछले 4 साल से देवदीति फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और सपना जी, वंदना जी, आभा जी और रेनू जी को अपने जीवन में एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का स्तंभ मानती हूँ। वहीं पूरे देवदीति परिवार को ऊर्जा और उत्साह का सागर। मैं ये मानती हूँ कि हमारे जीवन में एज इज नो क्राइटेरिया। यू कैन डू एनीथिंग एट एनी एज। सिर्फ मन में एक विचार की और एक इच्छा होनी चाहिए उस कार्य को करने के लिए। पिछले कुछ सालों में मैं देख रही थी कि पॉलीथीन का प्रयोग हमारे समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसको कम करने के उद्देश्य से गो ग्रीन छोड़ो पॉलीथीन के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जहाँ पे हम कॉटन बैग्स बनवाते हैं और वो उन महिलाओं से बनवाते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, थोड़ा सिलाई जानती हैं और घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप भी अपने जीवन में पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सपना दी को आमंत्रित करूंगी कि वो इस सेशन में अपने ज्ञान के प्रकाश से उसको प्रकाशमय करें। धन्यवाद। थैंक यू पारुल, थैंक यू। आपने हमें बताया पॉलीथीन के बारे में और मैं फर्स्ट हैंड देख चुकी हूँ पारुल किस तरीके से अपने कार्य को शिद्दत के साथ निभाती है। शी इज वेरी वेरी बेसिकली मोटिवेटेड अबाउट द होल थिंग। सो नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन, और आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ये पता करने के लिए कि मनुस्मृति है क्या, और मनुस्मृति को इतनी, पहली बात तो है क्या। आई वॉज जस्ट टेलिंग माई डॉटर इन लॉ, नीचे बैठी हुई थी कि बेटा आई हैव अ टॉक ऑन मनुस्मृति. सो शी सेज व्हाट्स दैट. So I said, well, it's an ancient text, but she says I've never heard about it, mom. So ये है हाल हमारी जनरेशन का, हमारे बच्चों का नहीं, पहली बात तो हमारी ही जनरेशन का, कि हमें हमारे स्क्रिप्चर्स नहीं पता, हमें हमारे ग्लोरियस कंट्री का कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री नहीं पता। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें नहीं पता, क्योंकि ये हमारे स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। आवर सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग, हमें इंग्लैंड के बारे में, हमें वर्ल्ड के बारे में, हमें हर जगह के हेरिटेज के बारे में बताया जाता है, पर हमें इंडिया के हेरिटेज के बारे में नहीं बताया जाता। हमें इंडिया के हेरिटेज में क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि ये कॉलोनियल टाइम से चले आ रहा है। इसलिए चले आ रहा है कि भारतवासियों को इस तरह रखा जाए कि उनमें कोई प्राइड की भावना, उनमें कोई जीवन को उस निगाह से देखने की भावना ना जन्मे, वो हमेशा दबे रहें, हमेशा दूसरे कल्चर को ऊंचा देखें, हमेशा ये देखें कि दूसरे कल्चर में कितनी अच्छाइयां हैं, और कभी भी अपने कल्चर से ना जुड़े। यही प्रेरणा देते थे, यही सिखाया जाता था। और इसीलिए हम सबको अपनी हिस्ट्री, अपनी कल्चर, अपना हेरिटेज पता ही नहीं। कोई बात नहीं, देवदीति फाउंडेशन का ये जो प्रयास है, जो ये वो कर रही है काम टू रिवाइव द कल्चर, जो ये हमारा साड़ियों का मुहिम है, साड़ीज पहनो, हम इतने वेस्टर्नाइज हो चुके थे, हमने साड़ियां पहनना छोड़ दिया था, हमने बिंदी लगाना छोड़ दिया था, हमने अपना जो साज श्रृंगार है ऑफ अ लेडी वो सब करना छोड़ दिया था, बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड फैशन्ड, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड, इट वॉज वेरी भेंजिश, यू नो, टू ड्रेस लाइक एन इंडियन, टू टॉक इन हिंदी। और देखिए ये भी बात मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का कल्चर हो चुका है, हम लोग पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम से, तो हमारा सारा कल्चर ही ऐसे हो चुका है कि हिंदी बहनजियों के लिए है, अपना साड़ी चूड़ी बिंदी कल्चर बहनजियों के लिए है। और वही काम कर रही है देवदीति फाउंडेशन रिवाइव करने के लिए। तो मनुस्मृति की बात करते करते देखिए कहाँ से कहाँ चले गए। पर ये होता है जब हमें हमारी ही संस्कृति नहीं पता। तो हम जो मनुस्मृति का वर्णन कर रहे हैं, मनुस्मृति बहुत न्यूज में रही है। आप में से जो लोग जानते हैं
या जिन लोगों ने सुना होगा कि कुछ समय पहले मनुस्मृति को जलाया जा रहा था, कुछ समय पहले मनुस्मृति न्यूज में थी, बट फॉर ऑल द नेगेटिव रीजंस, फॉर everything bad that was happening in our country, मनुस्मृति was blamed. कि मनुस्मृति की वजह से लोगों में भेदभाव हो रहा है, मनुस्मृति की वजह से लेडीज को, औरतों को, विमेन को एक दर्जा नहीं मिल रहा, मनुस्मृति की वजह से ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है ये चल रही है, मनुस्मृति की वजह से शूद्रों को एक अच्छा अनटचेबिलिटी, कास्ट, जाति, वर्ण, ये सारे नाम मनुस्मृति से जुड़े जा रहे थे। और मेरा माथा जब ठनका जब मैं मेरी बुक अनलीश द शक्ति विद इन के बुक लॉन्च के बाद एक इवेंट में गई थी, जहां पे देश भर के दिग्गज राइटर्स, ऑथर्स आए हुए थे। वहां पे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी, उनकी जो लेडी थी, उन्होंने मुझसे शेयर करा, आई हेट द मनुस्मृति। And I was just wondering why would anybody hate the Manusmriti? And this was a very learned, a very educated lady, जहाँ पे मेरी book club की meeting पिछले 25 सालों से हो रही है। So I know her personally also, a very gentle lady and full of culture and knowledge and books, and she's telling me that she hates the Manusmriti. और मेरा माथा बहुत ठनका इस बात को भी। 3 महीने तो लॉकडाउन को ही हो गए, तो 3-4 महीने हो चुके। अब जब ये टॉक्स की सीरीज चल रही थी, तो इसके जब मनुस्मृति का मेरे दिमाग में आया, तो मैं वही वाक्य मेरे अंदर रिवाइव हो गया, आई हेट द मनुस्मृति। हम लोग इंग्लिश कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग, और हम लोगों को अपने कल्चर के बारे में क्या पता है, उतना ही पता होता है जो हमें बताया जाता है, जो हमें मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, या कहीं हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ लेते हैं, या कहीं हम टीवी में कोई कुछ वो देख लेते हैं, कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, या कहीं का कोई आर्टिकल, कोई शब्द सुना हुआ, कुछ पढ़ा हुआ हमारे दिमाग में चलता रहता है। जैसे आज जो मैं यहाँ से शेयर करूंगी वो आप सब लोगों के माइंड में होगा। मनुस्मृति के बारे में मैं जो रखना चाहूंगी वो विचार आने जाने अनजाने आपके मन में घर कर जाएंगे। इसी तरीके से जो कुछ हम मीडिया में देखते, सुनते, पढ़ते हैं, वो हमारे मन में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। हम उसके तह तक नहीं जाते कि ये मीडिया या जो कुछ मैं पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, इसमें कितना सच्चाई है, कितना तथ्य है, या वो उस एंगल से बताया जा रहा है कि वो हमारा दिमाग, हमारे मन को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें और उसके अंदर तक जाएं, उसके तह तक जाएं, तो हम समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ इस ढंग से क्यों बताई जा रही है। और ये उसके लिए आसान होता है। देखिए, मैं वेद, उपनिषद और भगवद गीता से पिछले 26 सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए ये फिर भी इजी था, क्योंकि मैं जानती हूँ इन स्क्रिप्चर्स की वैल्यू, मैं जानती हूँ। और जब मैंने इसका अध्ययन करना शुरू करा तो इतने सारे तथ्य सामने आए, आई वॉज अस्टाउंडेड, आई वॉज सरप्राइज्ड टू नो कि जिसे हम जो समझते हैं, जो मीडिया में पोर्ट्रे हो रहा है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुस्मृति एक शास्त्र है। अच्छा, इससे पहले हम चलते हैं, मनु है कौन? हु इज मनु एंड व्हाट इज मनुस्मृति? तो मनु को जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि मनु इज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा के पुत्रों में से मनु एक पुत्र थे। सबसे पहले जो थे वो थे स्वयंभुव मनु। और कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि 14 मनु होते हैं, 14। और हमारे यहाँ टाइम इज नेवर लीनियर, हमारे यहाँ टाइम साइक्लिकल है और युगों के कालखंड में बांटा जाता है। तो कहते हैं कि 14 मनु का एक साइकिल होता है, 14 मनवंतर। ब्रह्मा जो है उनका एक दिन, उनके एक दिन में ये सारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमारे 365 दिनों में एक साल होता है, ब्रह्मा का एक दिन में ये 14 मनुओं की,
और ये साइकिल न जाने कितने करोड़ों, वो नंबर भी इतना बड़ा था, मैंने उसे याद करने की कोशिश नहीं करी, तो न जाने कितने करोड़ों सालों के साइकिल ये ब्रह्मा के युग में होती है, मनवंतरों में होती है। और ये जो पर्टिकुलर युग है जिसमें हम हैं, कहते हैं ये वैवस्वत मनु का युग है। यानी कि हमारे इस युग के जो सबसे पहले पुरुष थे वो वैवस्वत मनु थे, जो जिनकी एंसेस्टर्स को अगर हम ट्रेस बैक करें तो वो ब्रह्मा से आती हैं, और मनुओं की ही लिनिएज में आते हैं राम और कृष्ण भी। राम इक्ष्वाकु मनु के लिनिएज से हैं और 49th उस जेनरेशन में है। अंग्रेज हमें बता गए कि इंडिया में कोई हिस्ट्री नहीं है, इंडिया तो बहुत नया है और बहुत रीसेंट है, और हमारे वेद उपनिषद और पुराण हजारों साल पहले की लिनिएज बता देते हैं, कौन से लिनिएज में कब कौन सा राजा कब कहाँ पैदा हुआ था और क्या उसकी वंशावली चल रही है। तो राम इक्ष्वाकु मनु के लिनिएज में थे और कृष्ण भी मनुओं की। अगर हम सब अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस बैक करें, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मनु और किसी ना किसी ऋषियों की संतानें हैं। कहते हैं भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं हम सब ऋषियों की संतानें हैं, और मनु के 10 पुत्र बताए गए हैं, उनमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी। और जब एक मनु का युग खत्म होता है तो जो हम कहानी सुनते हैं ना, वो मत्स्य पुराण में विवरण आता है कि मछली का रूप धर के भगवान विष्णु आते हैं, और जब तक ये मनु ने, क्योंकि प्रलय होने वाला है, पूरी सृष्टि का अंत होने वाला है, भगवान विष्णु पहले ही बता चुके होते हैं मनु को, तो वो एक जिसको हम नोआज आर्क बोलते हैं, तो वो नोआज आर्क की जो फेबल है, कहते हैं वो भी हमारे मनु से ही ओरिजिनेट हुई है। तो मनु उस समय बनाते हैं एक नाव, उसमें सब प्रजातियों को रखते हैं, और मत्स्य जो विष्णु भगवान मत्स्य का रूप धारण करके तो उसके ऊपर से रस्सी बांध के वो मनु को खींच के ले जाते हैं और एक टापू पे विराजमान कर देते हैं, और सारा विश्व प्रलय में चला जाता है। और उसके बाद से मनु से उत्पन्न होती है उनकी बेटी, और फिर ये सारा कालखंड दोबारा चलता है। अब मनु का जहां नाम आता है ना, तो इंग्लिश में जो है मैन, ग्रीक और लैटिन में बोलते हैं मिन, मेनोस, माइन। जितने भी वर्ड्स हैं पुरानी लैंग्वेजेस में फॉर अ मैन, फॉर ह्यूमन बीइंग, सब मनु से ओरिजिनेट होती हैं। जैसे ये जो नोआ वर्ड है, जब मनु, मनुष्य, मनुज, मनुष्य, मानव, अलग अलग तरीके से मन नाम से, मन की धातु के नाम से ये नाम जब ओरिजिनेट होता है, तो जब पर्शियंस इंडिया में, यहाँ पे भारतवर्ष में आए थे, तब मनुष्य को वो लोग स को ह कर देते थे। जैसे इंडस से हिंदू से हिंदू से हिंदू बन गया था, इंदु से, तो ऐसे ही मनुष्य से मनहु बना, म ड्रॉप हो गया, नुस रह गया, नुस को पर्शिया में नुह बन गया, और नुह से बन गया नोआ। तो ये जो वर्ल्ड ओवर की कहानियां हैं ना, जो फेबल्स हैं, हर कल्चर में कहीं ना कहीं वो लोग सब एटिमोलॉजिकली जब वो वर्ड्स को ट्रेस बैक करते हैं उसकी एंसेस्ट्री, तो मनु से कहीं ना कहीं हम सब कनेक्ट हो जाते हैं। जो 14 मनु हैं उनमें से किसी ना किसी एक से पूरे वंशावली समस्त संसार की, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया और द इंडियन नेशन, नॉट भारतवर्ष, पर वो जो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कंबोडिया भी, वियतनाम भी, थाईलैंड भी, लागोस भी, द एंटायर अलग अलग बाली में, जावा में, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह मनु और मनु से जो उपजा ये शास्त्र है जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, ये प्रचलित है। बहुत सारी कंट्रीज में मनुस्मृति के आधार के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजें ली हुई हैं।
थाईलैंड के राजा तो अभी तक अपने आप को किंग रामा 1, किंग रामा 2, किंग रामा 3 इस लिनिएज से जोड़ते चले जाते हैं। और कंबोडिया में भी मनु के दे हैव अ ह्यूज स्टैचू। जैसे थाईलैंड में तो पूरा बना हुआ है जहाँ पे रथ, महाभारत का कृष्ण जो सारथी बने हुए हैं वो पूरा एयरपोर्ट पे ही बना हुआ है। सिमिलरली कंबोडिया में भी मनु महाराज के स्टैचूज लगी हुई हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज मनु हमारी संस्कृति और हमारे शास्त्र बताते हैं ही इज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, है ना। और उस ह्यूमन बीइंग से हम सब अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हैं। अगर अब हम अपने परदादाओं को, दादाओं को बुरा बोलें या उनके कहे हुए शब्दों को ढंग से समझे नहीं और उनमें अलग अलग मीनिंग निकाल के जो हम उसको विकृत करना चाहते हैं उसी निगाह से देखें, तो हमारे एंसेस्टर्स की गलती नहीं होती, हमारी समझ की कमी है। हमने उसको किस ढंग से समझा, उसको किस ढंग से प्रोसेस किया और किस ढंग से हम उसे जीवन को जी रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि मनुस्मृति है क्या, है ना। मनु तो हमने देख लिया कौन था, कौन है, और मनुस्मृति क्या है। तो मनुस्मृति एक मानव धर्म शास्त्र है। स्मृति तो अंग्रेजों ने आके कहना शुरू कर दिया। पहले हमारे शास्त्रों में इसको मानव धर्म शास्त्र बोलते थे। जिस तरीके से हमारे वेद और पुराण हैं उसी तरीके से हमारे बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ हैं। वेद और पुराणों की नॉलेज इतनी ज्यादा सटल है और सब लोगों को समझ में नहीं आती, तो वही चीजों को सिंप्लीफाई करके अलग अलग शब्दों में अलग अलग स्टोरीज के द्वारा जो हुआ था और जो ऋषियों ने ऑब्जर्व करा उसके द्वारा वो लोग बताते हैं। तो पुराणों में तो ये कहानियां हैं। धर्मशास्त्र क्या है? जब मानव ने अपने आप को समाज में पाया, जब मानव ने देखा 2 से जब अधिक हो जाते हैं, एक्चुअली जब 1 से अधिक हो जाता है तो हम सबको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं। हम सबको एक जीवन जीने का तरीका, एक जीवन जीने की शैली, एक पद्धति चाहिए होती है। अगर वो नहीं होती तो सारा समाज ढंग से नहीं चल सकता। जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर में एक फैमिली का हेड है, फिर हमारे घर में उनकी वाइफ है, फिर उनके बेटे बहुएं हैं, उनके भी नीचे बेटे बहुएं हैं, और फिर पोते पोती, देवता देवती, सब हैं एक ही घर में। परंतु एक हायरार्की होती है। जो घर के बड़े होते हैं वो उस ढंग का कार्य करते हैं कि सब छोटे संभले रहें। जो घर के छोटे होते हैं, जो बीच के एज के होते हैं, तो सबका बटा हुआ होता है कार्य क्षेत्र, सबका काम करने का तरीका, सबकी शैली बटी हुई होती है ना। सिमिलरली जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, देखते हैं एज अ केस स्टडी, तो वहां पे एक सीईओ होता है, उसके नीचे फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद फिर और जूनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, फिर वर्कर्स होते हैं और लेबर होती है। ये एक हायरार्की होती है। अगर ये हायरार्की मेंटेन नहीं होती, जैसे कि सारे के सारे सीईओ बन गए या सारी की सारी लेबर बन गए, तो आप सोच सकते हैं वो फैक्ट्री चलेगी। या अपने घर में अगर वो हायरार्की नहीं मेंटेन रहे तो हमारा घर चल सकता है। सिमिलरली मनु ने ही लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस कि ये समाज कैसे चलना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, ये लेड डाउन था। परंतु ये है तो धर्मशास्त्र। शास्त्र हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है एक ऐसा ग्रंथ होता है जो हर देश और हर काल में हमेशा लागू होता है। ये नहीं कि आज से 1000 साल पहले कुछ और चाहिए और 1000 साल बाद कुछ और चाहिए। हर देश हर काल में वो लागू रहे, हमेशा रहे, उसको हम कहते हैं वेद। धर्मशास्त्र वो हैं जो युगों के हिसाब से बदलते भी रहते हैं, क्योंकि हर युग में सिचुएशंस बदलती हैं,
चीजें बदलती हैं तो उसके हिसाब से चेंजेस भी करनी पड़ती हैं, तो हमारे धर्मशास्त्र उनको एकोमोडेट कर लेते हैं। कुछ उनमें होते हैं शाश्वत मूल्य जो कभी नहीं बदलते, और कुछ उनकी चेंजिंग नेचर होता है जो चीजों को समेट लेते हैं। तो धर्मशास्त्र हमारे वो हैं। तो इसमें जो लेट डाउन है जीवन जीने का तरीका, किस तरीके का आपका आचार विचार व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से संस्कारों के थ्रू जब एक बेबी पैदा होता है ना, तो उसका वही बेबी को अगर आप एजुकेट कर दो तो उसका एक जीवन अलग बन जाता है। अगर वही बेबी अनएजुकेटेड रह गया, या वही बच्चा छोटा सा बेबी वो किसी कारणवश शिक्षा नहीं मिल पाई, तो उसका जीवन अलग विपरीत दिशा में चला जाता है। एजुकेशन से संस्कार जो उसके पड़ते हैं, एक बच्चे को एक फुल्ली ग्रोन मनुष्य बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो हम अपने कल्चर में हमेशा एजुकेशन के सामने नतमस्तक होते थे। हमेशा लर्नड लोगों को की बहुत वैल्यू थी समाज में, क्योंकि वो लोग संस्कृत हो गए थे। वो लोग को जीवन जीने की शैली और उनका मस्तिष्क और उनकी विचारधारा इतनी मजबूत हो गई थी बिकॉज ऑफ देयर लर्निंग। और जिन लोगों को उस तरीके की लर्निंग नहीं मिल पाती, या बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस, या बिकॉज उनका एप्टीट्यूड नहीं है, जिनका एप्टीट्यूड नहीं है, जैसे हम एक ही क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, है ना, तो उसमें से 10 बच्चे होंगे जो 90% से अबव मार्क्स लेके आएंगे। मैक्सिमम बच्चे होंगे जो 50 से लेके 90 के बीच में आएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि आप जो मर्जी कर लो वो पासिंग मार्क्स से ऊपर जाएंगे ही नहीं, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फेल होंगे। तो ये हमेशा कैपेबिलिटी और सिचुएशन के हिसाब से मनुष्यों में अलग अलग टैलेंट और अलग अलग स्किल्स होती हैं। अब इसके ऊपर मनु ने वर्ण व्यवस्था करी थी। इस देश में कभी भी कास्टिज्म नहीं था। इस देश में जाति और वर्ण की व्यवस्था थी। जाति वो होता है जो जन्म से आप जन्मते हैं, जहां पे जैसे मैं जन्मी एक वैश्य परिवार में, और वैश्य परिवार में ही मेरा विवाह हुआ। ऐसे कुछ लोग जन्मते हैं क्षत्रिय परिवार में, कुछ जन्मते हैं ब्राह्मण परिवार में, और कुछ जन्मते हैं शूद्र परिवार में है। तो इसे कहते हैं जाति। पर वर्ण वो होता है जो मैं चूज करती हूँ। आई चोज टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो मेरा वर्ण वैश्य का हुआ। राइट नाउ आई एम चूजिंग टू शेयर माई नॉलेज, तो इस समय मेरा वर्ण एक ब्राह्मण का हो सकता है। तो वर्ण हमेशा चेंजेबल थे। आप अपनी स्किल्स को एग्जिबिट करके आप अपने वर्ण को चेंज कर सकते थे, परंतु जाति जिसमें आप पैदा हुए हो वो तो कभी चेंज नहीं हो सकती ना। तो यहाँ की पद्धति थी जाति और वर्ण। और जब ये अंग्रेज आए, अब अंग्रेजों की अपनी कहानी। 1792 एंड 1794 की बात है। सर विलियम जोन्स को यहाँ पे लाया गया, और क्योंकि तब मुगलों का काल खत्म होने लगा और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, पर अंग्रेजों को बहुत सारे डिस्प्यूट्स यहाँ की हैंडल करनी पड़ी। अब क्योंकि वो मुगल कोर्ट्स में अंग्रेज पहले से ही एस्टैब्लिश थे, तो मुस्लिम स्कॉलर्स को लेके उन्होंने एक इस तरीके के लॉ डेवलप करने की कोशिश करी कि यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को किस तरीके से हम इनके डिस्प्यूट्स को हैंडल करें। तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, उस समय उन्होंने शरिया के लॉ के थ्रू उसको बनाया कि कोशिश करें कि जो भी इनके डिस्प्यूट्स होंगे हम शरिया के थ्रू करेंगे। अब जब अंग्रेजों को, हिंदुओं को, जैन और बुद्धिस्ट और ये वाले वर्ग के लिए कोई पुस्तक ढूंढनी पड़ी, कोई लॉ बुक कि किसको फॉलो करके ये इनके डिस्प्यूट्स हैंडल करें, तो ऐसी तो कोई लॉ बुक थी ही नहीं। हजारों साल से हम लोग इस्लाम के और इस्लामिक रूल के अंडर थे, तो कोई लॉ बुक थी ही नहीं। जब खोज मची तो मनुस्मृति नाम की बुक उनके हाथ में पड़ी, और ये थी वो प्रतिलिपि जो कलकत्ता के कुल्लुक भट्ट की कमेंट्री थी मनुस्मृति के ऊपर।
यानी कि मनुस्मृति तो बहुत पुरानी थी, उनकी कमेंटरी थी कुल्लूक भट्टा की। तो उस कमेंटरी के बेसिस पे अंग्रेजों ने, सर विलियम जोन्स ने पंडितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ बैठ के उसको इंटरप्रेट करा इंग्लिश में। ये फर्स्ट ट्रांसलेशन था इंग्लिश में किसी भी धर्मशास्त्र का। अंग्रेजों का मकसद क्या था? कोई भी अगर किसी देश को रूल करेगा, उसका क्या मकसद होगा कि इस पॉपुलेशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लो। इनके मन में कोई प्राइड, कोई इस तरीके के ना रह जाए कि ये अपने कल्चर से अपने आप को जोड़ पाए, ये समझें कि ये किसी काम के नहीं है। अगर ये समझेंगे कि इनमें कोई दम नहीं है तो ये हमारी सत्ता को मानेंगे। अगर ये समझेंगे कि कोई इन्होंने प्राइड का काम नहीं करा, कुछ भी इनके देश में ऐसा नहीं है, कुछ भी इनकी एंसेस्ट्री में इनके पूर्वजों ने कुछ ऐसा नहीं करा, तब हमें इनको रूल करना बहुत इजी होगा। वो हमारा कल्चर देख चुके थे, हमारी लिनिएज देख चुके थे, कितना पुराना है हमारी सभ्यता, ये भी देख चुके थे, परंतु कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। तो कुछ ब्राह्मण पंडितों को बैठा के श्लोकों को बदल के और श्लोक उसमें डाले गए। जो मनुस्मृति की जो प्रतिलिपि थी उनके पास, इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय बहुत सारे श्लोक उसमें ऐड करे गए। तो वो श्लोक बहुत आसानी से पहचाने जाते हैं, परंतु जो स्कॉलर्स होते हैं, जैसे जो लोग मुझे सुनते आ रहे हैं पिछले 3-3.5 महीने से, जानते हैं कि मैं कौन से टॉपिक्स पे और कैसे बात करती हूँ। सडनली अगर आपको कोई कहे कि सपना इंडिया कल्चर के बारे में बहुत खराब बोल रही थी, कि सपना फैमिली के वैल्यूज के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, कि सपना सबको लेके नहीं चलना चाहती, कि सपना ऐसे करती है वैसी, तो जो मुझे जानते हैं वो समझ जाएंगे कि कुछ ठीक नहीं है। परंतु जो मुझे नहीं जानते, उनके पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो मेरी बात मान ले या उसको गहराई में जाने की कोशिश करें। जो मेरी बात मान ले, वो वाली बात कि सपना ऐसी ही है, वो सब में फैलाएंगे कि सपना ने ऐसे है, सपना ने वैसे, ये सब करा, वो सब। और जो दूसरे गहराई में जाएंगे, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो सच तक पहुंचे या झूठ में ही रह जाए। कुछ ऐसा ही मनुस्मृति के साथ हुआ। इतने सारे जब उसमें श्लोक जोड़ दिए गए, टू द ट्यून के 2600 श्लोकों की ये मनुस्मृति है। ये देखिए, ये मनुस्मृति का ग्रंथ है, ये हिंदी में है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, जो भी इसे पढ़ना चाहेगा। 2600 श्लोकों की ये मनुस्मृति कुल्लूक भट्टा की लिखी हुई, जो उनको मिली, जो वो लोग कहते हैं 12th सेंचुरी की थी, और वो बहुत पहले की थी, जो उन्होंने 12th सेंचुरी में इसकी कमेंटरी दी। तो 1200 श्लोक ही इसमें ओरिजिनल हैं, 1400 श्लोक इसमें डाले हुए हैं। 1400 श्लोक इसके अंदर भर के जो मनुस्मृति का पर्पस था उससे बिल्कुल अलग कर दिया गया। मनुस्मृति एक धर्म ग्रंथ है, वो हमेशा एकता की बात करता, जोड़ने की बात करता, एक मानव जीवन किस तरीके से जीना चाहिए टू रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल, उसकी बात करने वाला मनुस्मृति में इन लोगों ने ना जाने कितने ऊटपटांग श्लोक लिख लिख के और क्या क्या चीजें डाल दी हैं। अगर आप लोग पढ़ोगे, नो वंडर दिस इज बीइंग बर्न्ड बाय पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, नो वंडर पीपल आर मिसयूजिंग इट फॉर देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो जाती है मनुवाद बन के, हम मनुवादी हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, हम अपने इसको बचाएंगे, शूद्रों के बारे में ये लिखा है, औरतों के बारे में ये लिखा है। पूरे 2600 श्लोकों में से सिर्फ 1200 श्लोक शुद्ध मनुस्मृति के हैं, 1400 श्लोक इसमें विक्षिप्त डाले गए हैं फॉर अ पर्पस टू डिवाइड एंड रूल, फॉर अ पर्पस कम्युनल हार्मनी को, डिसहार्मनी को बढ़ाने के लिए, फॉर अ पर्पस अपना मकसद पूरा करने के लिए। तो ये होता है जब ट्रांसलेशंस होती हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में। दूसरा, जब महाभारत की रचना हुई तो जय काव्य है वो 8000 श्लोकों से शुरू हुआ था और फिर 10,000 का बना, और वैशंपायन के होते होते वो 1,00,000 वर्सेस का बन गया। जब सदियों से जो चीजें चली आ रही होती हैं उसमें चीजें जुड़ती भी चली जाती हैं, पर जोड़ने वाले का मकसद और मंतव्य क्या है? कुछ होता है
कि वो जो पुस्तक है, वो जो ग्रंथ है, उसी की डायरेक्शन में बोलने वाला कुछ ऐसा होता है जो उसे विपरीत बोलने वाला। तो ये जो श्लोक हैं, इन्होंने मनुस्मृति की गरिमा को बढ़ाया नहीं, उल्टा इन्होंने उसमें वो सब डाला जैसे कि वो लोग फूट करना चाहते थे, वो लोग दिखाना चाहते थे कि लुक, तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम लोगों के लिए क्या क्या छोड़ा है, देखो तुम लोगों को कितना खराब बोला है, लेडीज को, औरतों को बताया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हें ये कहा गया है, शूद्रों को ये बताया। कास्ट के सिस्टम, जैसे मैंने डिस्क्राइब कर रही थी, यहाँ पे जाति और वर्ण था, कास्ट कभी था नहीं। कास्ट का सिस्टम, कास्टा इज अ वर्ड फ्रॉम स्पेनिश एंड कास्टा वाज इम्पोज्ड। जाति को उन्होंने कास्ट में उन्होंने ऐसा मिक्स करके वो घुट्टी डाली उसके अंदर। आज तक हमारे ही लोग, हम ही भारतीय इसको न जाने क्या क्या समझ बैठे हैं। ये नहीं कि मनुस्मृति पे काम नहीं हुआ, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करी गई, विशुद्ध मनुस्मृति नहीं बनी, सब कुछ हुआ, परंतु जाकी रही भावना जैसी। जिस चश्मे को आप लगा के जो देखना चाहोगे, आपको दुनिया वही दिखेगी। उसी ग्रंथ में बहुत सारे अच्छे शुद्ध श्लोक हैं, क्यों ऐसे लोगों को वो श्लोक नहीं दिखते? उसी ग्रंथ में ये वाले श्लोक भी हैं, क्यों सबको यही श्लोक दिखते हैं? दिस गोज टू से कि जो एक पर्पस था उस बॉडी ऑफ वर्क का, वो बॉडी ऑफ वर्क डिफीट हो गया। जैसे कि कोई कहे कि देवदीति कल्चर के लिए बहुत खराब काम कर रही है, जो देवदीति को जानते हैं वो समझ जाएंगे कि ये बात फैलाई हुई है, पर जो नहीं जानते वो उसको सही समझ बैठेंगे, और सही समझ बैठे के बिना रूट में जाए उसी बात पे चलते रहते हैं। जब इस तरीके का वातावरण समाज में हो जाता है, हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतः मनुस्मृति को जलाया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर is the person who gave us a highly learned man. He gave us our constitution. पर ना जाने उनके जीवन में कौन सा मोड़ आया जब वो बुद्धिज्म की तरफ मुड़े, जब उन्हें खुद इस तरीके का माहौल लगा कि ये मनुस्मृति में सब कुछ ब्राह्मणों के लिए लिखा हुआ है, क्षत्रियों के लिए लिखा हुआ है, और वो मनुस्मृति के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए। डॉक्टर अंबेडकर हो या हमारे महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो या फॉर एग्जाम्पल हम में से जो भी लोग हों, हम सबकी एक प्रॉब्लम ये रही है कि हम सबको संस्कृत नहीं आती, तो हम लोग ट्रांसलेशंस को ही पढ़ के अपना माइंड बनाते हैं। मैंने खुद जब मनुस्मृति इंग्लिश में पढ़ी तो मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था, जब मैंने शुद्ध मनुस्मृति पढ़ी तब मेरे माइंड में कुछ और छवि आई। जैसा हम पढ़ते हैं वैसे हम होते चले जाते हैं और वो ही हमारे मन में रहता है। जब ये शुद्ध मनुस्मृति मेरे हाथ में आई and I was in awe, I was amazed, and it was incredible feeling the kind of knowledge given in this शास्त्र। सबसे पहला चैप्टर बताता है वर्ल्ड व्यू, इन मनुष्य कौन है और ये पूरा जो विश्व हमें दिख रहा है ये क्या है, ये कहाँ से आया है, और ये किस तरीके से मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए अपनी ही हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को पाने के लिए। इस शास्त्र में कर्मों के बारे में पूरी व्याख्या की गई है। इस शास्त्र में पूरे 16 संस्कार जो हमें दिए गए हैं, किस तरीके से जन्मने से पहले से लेके विवाह संस्कार और अंत्येष्टि तक जो 16 संस्कार होते हैं उनका क्या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, वो क्यों करने चाहिए, वो बताया गया है। इस शास्त्र में विवाह के, जो हम मैरिज बोलते हैं, शादी बोलते हैं, उसके 8 तरीके होते हैं हमारे इस समाज में, उनका वर्णन है। इस शास्त्र में राजाओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यानी जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से उनको अपना जीवन चलाना चाहिए कि जैसे वो हमेशा हम अपने समाज का उद्धार करें, कैसे उनको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, कैसे उनको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो पूरा अपनी जनता के लिए, अब जिन लोगों की वजह से वो राजा बने हैं उनका उद्धार कर सके। क्षत्रियों के लिए इसमें धर्म बताए गए हैं कि क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए। तो ये जो शूद्र बोल के, जो अनटचेबिलिटी का बोल के, जो जाति का विवाद जो बनाया जा रहा है, मनुस्मृति तो एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति के विवाद को खत्म करने वाला है, बढ़ाने वाला नहीं है। पर चाहिए कोई जो इसको समझे और इसमें से मोती निकाल के और पेश करे और सामने वाला उसको समझने की कोशिश करे। सिमिलरली हमेशा ये बताया गया कि जो वो मेरी फ्रेंड थी जो मैंने पहले जिक्र करा था, आई हेट मनुस्मृति। शी हेटेड मनुस्मृति बिकॉज शी सेज औरतों को एक बहुत खराब दृष्टि से देखा गया है, औरतों के बारे में मनु ने बहुत खराब बोला है। और जब मैं श्लोक पढ़ने लगी, मेरा सर झुक गया, नमन कर रही थी मैं मनु को और उनकी सोच को। क्यों? उन्होंने लिखा है यत्र यत्र नारी पूजयन्ते, यानी जहां पे नारियों की पूजा होती है वहीं पे देवता वास करते हैं। जिस घर में नारी खुश रहती है, जिस घर में नारी की रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, वहीं पे देवताओं का वास होता है। नारी को समृद्धि, ग्रह लक्ष्मी बोलने वाले पहले ही मनु थे, जिन्होंने नारी को वो दर्जा दिया था कि इस पूरे घर की आप स्वामिनी हो, आप इसकी मालकिन हो। आपके आचरण से पूरा घर अफेक्ट होता है, आपके आचरण को अच्छा होना बहुत जरूरी है। मनु इज द वन हु गेव इक्वल राइट्स फॉर विमेन। शास्त्रों में उस समय लिखा हुआ है कि पिता की जो प्रॉपर्टी होती है, पिता की जो संपत्ति होती है, उसमें बेटे और बेटी का इक्वल शेयर है। ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में। एक्चुअली लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है कि नारियों को, औरतों को हर तरीके से एजुकेशन का, रिलीजियस रिचुअल्स का, फेस्टिवल्स का, सब कुछ करने का पूरा अधिकार है। जो धन नारी का अपना है वो तो है ही, परंतु जो उसे अपने पीहर से मिलता है वो स्त्री धन उसका है। ये वाले बेसिस को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में रूलिंग भी आई है कि स्त्री धन औरत का अपना है और वो मनुस्मृति से आया हुआ है। औरतों के लिए ये विधान था कि हमारी संस्कृति में कभी भी कोई पूजा पाठ बिना अपनी अर्धांगिनी को बैठाए आप कर नहीं सकते थे। टू द इफेक्ट कि राम जब सीता वन में चली जाती हैं, राम ने सोने की सीता बना के अपने बगल में बैठा के और सारी पूजा और यश्वमेध यज्ञ किया। टू दैट एक्सटेंट शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपके जीवन की लेडी सुखी नहीं है तो आपका घर कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो ये तो है नारियों की कहानी। और बना बना के जो विक्षिप्त श्लोक हैं, जो 1400 श्लोक इसमें डले हुए हैं, उनको ही उजागर कर करके बताते हैं कि कितना खराब मनु ने औरतों के लिए बोला है, कितना खराब मनु ने शूद्रों के लिए बोला है। तभी तो जो अपने आप को आज शूद्र समझते हैं वो इसे जला रहे हैं। और शूद्र वर्ण व्यवस्था वही थी कि जो पढ़ाई नहीं कर पाता था, कहते हैं कि मानव का 2 जन्म होता है। एक बार ब्रह्म जन्म जो माँ की पेट से होता है, सेकेंड जन्म तब होता है जब वो गुरुकुल से पढ़ के निकलता है। तब जब इतने समय वो गुरुओं के सानिध्य में रहता है, तब गुरु आइडेंटिफाई करता है कि यू हैव डन एक्सीडिंगली वेल इन योर स्क्रिप्चरल स्टडी, तो आप ब्राह्मण बन सकते हो। आप कुछ शिष्यों को वो बताते हैं कि आप में वो वाले गुण नहीं है ब्राह्मणत्व के, पर आपकी भुजाओं में ताकत है, आप क्षत्रिय बन सकते हो। कुछ को गुरु एनालाइज कर लेते थे कि आप में व्यापार की बहुत भावना है और आप धन को कमाने के और फिर उस धन को ढंग से लगाने के क्षेत्र में काम कर सकते हो, वो बन जाते थे वैश्य। और जो ये तीनों नहीं कर पाते थे, या तो उनका मन नहीं था, या वो करना नहीं चाहते थे, या किसी कारणवश नहीं कर पाए, वो बन जाते थे शूद्र। तो जो पहले के जो 3 वर्ण थे, उनका दूसरा जन्म होता था विद्या खत्म करने के बाद, इसलिए उन्हें कहते थे द्विजाति। तो ये पहले के 3 वर्ण बने द्विजाति और शूद्र रह गया एक जाति। तो दैट वाज द एंटायर सिग्निफिकेंस ऑफ शूद्र एंड बाकी के 3 वर्ण। न जाने कौन से काल में ये बदल के
कास्ट बेस्ड बन गया, जन्म बेस्ड बन गया कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही, वैश्य का पुत्र वैश्य ही। जब ये रिजिडिटी आ गई समाज में, तब से सारा कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद जो हानि हुई है समाज में, जो इतने लोगों का विनाश हुआ, जो सारे लर्नेड लोग चले गए, तब से ये विकृत होता चला गया और ये रिजिडिटी आती गई समाज में। परंतु समय समय पे हमारे समाज में रिफॉर्मर्स आए, आर्य समाज मूवमेंट, महर्षि दयानंद का मूवमेंट, ये भक्ति संप्रदाय का मूवमेंट, और ये अलग अलग रिफॉर्मर्स ने लाके इसी समाज में, हमारा समाज, हमारे जो सनातन धर्म है, हिंदुइज्म है, बहुत इवॉल्विंग है। जब समय समय पे विकृतियां आ जाती हैं तो हम उसको रिफॉर्म करके और आगे बढ़ जाते हैं। तो रिफॉर्म करने का अब दोबारा समय आ गया है। इस मनुस्मृति को समझ के, पढ़ के, और ये मनुस्मृति विश्व भर में लागू हो रही है। विश्व भर के लोग अगर आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोल के पढ़ेंगे, you will read such beautiful words for Manusmriti. If you read what the US has to say about Manusmriti, or if you read the world over जो हमारे अपने लोगों ने लिखा है, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गुरु गोविंद सिंह ने, और दारा शिको जो शाहजहां के बेटे थे, जब उन्होंने पूरा अध्ययन कराया सब धर्मशास्त्रियों को बिठा के, उन्होंने मनुस्मृति के बारे में बहुत कुछ इन शब्दों में लिखा है कि ये ऐसा ग्रंथ है कि अगर सारे ग्रंथ चले भी जाएं, बस ये जिंदा रहे तो ह्यूमन पॉपुलेशन अपने आप को फिर एस्टैब्लिश कर लेगी। तो जो मनुस्मृति है, जिस ढंग से अब देखी जा रही है, उस ढंग से ये थी नहीं, और ये ना जाने क्या बनती गई। मेन रीजन इसका रहा कि विमेन के ऊपर लोग कहते हैं अत्याचार करती हैं, शूद्रों के ऊपर अत्याचार करती हैं, और लोगों को डिफरेंशिएट करती है। अब आज का जो गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें देखने वाली बात यह है कि गैजेटेड ऑफिसर क्लास 1, गैजेटेड ऑफिसर क्लास 2, उसके बाद एम्प्लॉय क्लास 3 एंड एम्प्लॉय क्लास 4। आप देखिए, अपने आप 4 वर्गीकरण हो गया ना। कोई भी समाज, और यहाँ पे भी अब कौन डिसाइड करता है, अगर आपकी एजुकेशन में कमी है, अगर आपने सारी सर्विसेज, सारी एग्जाम्स पास नहीं करी, तो आपको पीएन का ही जॉब मिलेगा। आपको वो गैजेटेड ऑफिसर क्लास 1 का जॉब नहीं मिल सकता है क्या? यही कुछ वर्गीकरण उस समय था on the aptitude of a human being, on the skill set of a human being। और जैसे जैसे आप स्किल सेट डेवलप करते जाते हो, तो आप फ्रॉम अ क्लास 4 एम्प्लॉय टू क्लास 3, क्लास 1 ऊपर तक पहुंच सकते हैं। पर आपको उसके लिए उतनी शिद्दत से मेहनत करनी होगी, उतना काम करना होगा उसको लागू करने के लिए। तो अब समय की क्या मांग है? ये क्यों हम लोग ये सेशंस चला रहे हैं? क्यों हम सदियों पुराने बुक्स को उठा के, सदियों पुराने शास्त्रों को उठा के यहाँ पे रखते हैं? क्यों पूरा स्टडी करके हम यहाँ पे एक एक चीजें प्रेजेंट करते हैं? इसलिए करते हैं कि अपने कल्चर पे प्राइड फील करना जड़ों से जुड़ने के बराबर होता है। ये जो सिविलाइजेशन है आज जिंदा है। बहुत सारी सिविलाइजेशन जहाँ पे लोग इन्वेजन्स करते रहे, उन्होंने पूरा रुख बदल दिया। रोमन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। जो रोमन्स किसी समय मूर्ति को पूजते थे, अब सारे क्रिश्चियनिटी ने आके टोटल वहां का फ्लेवर बदल दिया। एबिसिनियन सिविलाइजेशन हो गई, ग्रीक सिविलाइजेशन हो गई, ये सारी खत्म होते चली गई। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर से जुड़े नहीं रहे, उनके पास कोई रूट्स नहीं थी। उनके पास आपके तना और पत्तियां सूख जाती हैं जब आपकी जड़ों में कुछ नहीं होता। जब कोई जड़ आपकी काट देता है ना, तो आप उस तक फिर आप अपने रूट्स तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये सारा हमारी जो मुहिम चल रही है टू कनेक्ट टू आवर रूट्स अगेन, और ये छोटे छोटे प्रयास जब हम सब मिलके करते हैं अपने अपने तरीके से, तो हो सकता है 1 या 2 या 4 लोग मोटिवेट हों इन शास्त्रों को उठा के पढ़ने का, फिर वो अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन से शेयर करेंगे। इस तरीके से ये बात आगे चलती चली जाती है। जब हम अपने रूट से कनेक्ट नहीं करते और जब हम
कोई प्राइड नहीं फील करते इन बीइंग इंडियन। वैसे भी हमारी हिस्ट्री बताती है कि आपके ऊपर तो ये इसने रूल करा, फिर उसने, आप कुछ थे नहीं, आप कुछ हो नहीं। ये हमारी मुहिम है बताने के लिए कि आप बहुत कुछ थे और बहुत कुछ हो। आप अपनी हिस्ट्री से जुड़ो, और क्यों जुड़ना जरूरी है? फॉर expressly this reason, to take pride in yourself and your culture, to know it, to learn it, to live it, and then pass it on to the next generation. हमारे कोई भी शास्त्र सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें नहीं थे, वो सब एक प्रैक्टिकल पद्धति बताते थे, जीवन जीने की शैली। जब आप अपना जीवन उस तरीके से जीते हो तो वो एक कल्चर बन जाता है जिसको आपके फैमिली और आपके वंशज अपने आप फॉलो करते चले जाते हैं। तभी शायद हम लोग इतने हजारों सालों के इन्वेजन्स के बावजूद जी पाए। तभी शायद हम लोग सर उठा के और फख्र से कह रहे हैं, ये वही संस्कृति है जिसने पूरे विश्व को, they call India the cradle of civilization. They call it the mother of all wisdoms. So what we need to do, we need to take pride in it, learn it. जैसे मेरी बहू ने कहा, मामा व्हाट्स मनुस्मृति, वैसे ही हमारी जेनरेशन के बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी समझ रही हूँ। आप लोगों के साथ जुड़ के जो पूरा एक हफ्ता बिताती हूँ इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ, मेरे नॉलेज में बहुत वृद्धि होती है। मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ अपने कंट्री में, अपने स्क्रिप्चर्स में। And thank you all for being here and helping me in this journey to learn and to share a little bit of my wisdom with you, a little bit of my learning with you. And now I open this session to everybody for any talk, any discussion, any question. Angie, so we've all had a great discussion about Manusmriti. Anybody wishes to ask a question or has something to say? Please go ahead. अशिमा जिंदल। अशिमा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप फिर पूछिएगा। अशिमा, मैंने कर दिया आपको अनम्यूट, प्लीज। देखिए, मैं भी हो गई क्या? हाँ हाँ। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस यस, प्लीज। सपना जी, बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत ही, मतलब आपने जब टॉपिक दिया तो उसके बाद हमने नाम ही सुना हुआ था, तो आपसे हमें बहुत कुछ पता चला। और ये भी क्लियर हो गया कि वो जो श्लोक्स थे वो इन्होंने डाले थे, जिसके कारण उन्होंने जलाया था कि उसमें यही लिखा हुआ था कि लेडीज जो हैं पहले बचपन में फादर पे, फिर हस्बैंड पे, फिर बच्चों पे डिपेंडेंट रहे, नो राइट टू एजुकेशन। तो ये आपने बताया, ये क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा हुआ। उन्होंने 1400 श्लोक डाल दिए, क्योंकि हमें सिर्फ 1200 श्लोक ही पता थे, तो इसलिए हमारी नॉलेज अच्छी, इंक्लूसिव, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सो मच। हम वेट करते हैं एवरी थर्सडे, आप कुछ नया बताओगे। थर्सडे को हमेशा वेट करते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम आशिमा। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 2600 श्लोकों की मनुस्मृति अब पाई जाती है, 2600, और जब मनुस्मृति को आप एज अ बॉडी ऑफ वर्क एनालाइज करते हो तो 30 तरीके की मनुस्मृतियां अलग अलग हैं। ये कंट्री में लिटरेचर को, नॉलेज को इतना जबरदस्त ऊंचा स्थान दिया हुआ था कि हमारे यहाँ वॉल्यूम ऑफ वर्क इतना ज्यादा है कि, और इतना तब है जब बहुत सारा कुछ खो गया, समय के साथ खो गया, जला दिया गया, हमारी यूनिवर्सिटीज को बर्न किया गया, हमारे जब ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में डेटोनेशन की हुई थी तो एक बहुत बड़ा ट्रंक मिला जिसमें सारी हमारी संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट्स उस समय की भरी हुई थी। तब के राजा ने ये कहा था कि इन सबको जला दो, पर वो किसी ज्ञानी मुनि महात्मा ने वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर बरीड था वो पूरा वर्क, वो अब निकला है। उसमें मनुस्मृति की एक प्रति निकली है, जो कुछ लोग थे जैसे कि 800 या समथिंग थे, 600 या 700, जिसके बन के 2600 श्लोक हो गए। तो बढ़ते चले गए, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में, अलग अलग माइंडसेट की वजह से लोग उसमें डालते गए।
अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपका दिमाग घुमाना चाहूँ, इस 40 मिनट्स में मैं घुमा सकती हूँ। मैं आपको अच्छा भी दिखा सकती हूँ और मैं वो आपको बुरा भी दिखा सकती हूँ, और चाहे आप वो मानो चाहे नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके मन में रह जाएगी। सिमिलरली टीचर्स का ये रोल था कि और उस समय के लोग अपने अपने गलत धारणाओं को प्रूव करने के लिए श्लोक बढ़ाते गए। सारे अंग्रेजों ने ही नहीं बढ़ाए, पर अंग्रेजों ने वो वाले बढ़ाए जो उनके लिए यूजफुल थे, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए थे, जो लेडीज को बताने के लिए थे, जो शूद्रों को डिवाइड करके आर्यन और बेसिकली द्रविडियन डिवाइड के लिए, वो सारे इन लोगों ने डलवाए हैं। पर श्लोकों में जो पहले से भी विकृतियां होती जा रही थी, वो तो जो मेरी स्टडी के दौरान निकला है, वो तो ये तो निकला ही है कि अलग अलग समय पे लोग अपने अपने हिसाब से चीज को घुमा देते हैं। जैसे एक कहानी किसी को कहनी हो, आप उसे अच्छे से भी कह सकते हो, आप उसे ऐसे भी कह सकते हो, वही बात है, यू नो, तस्वीर के दो रुख, वही वाली बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये भी सच है कि इनकी वाइफ का नाम था शत्रुपा, और इनके 3 बेटे और 2 बेटियां भी थी, और प्रसूति थी एक इनकी बेटी, उनकी शादी हुई थी प्रजापति दक्ष के साथ। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ही करी थी, जो इन्होंने लिखा था मनुस्मृति में। जो वर्ण आपने बताए हैं और जो सिस्टम आपने बताए हैं, शायद उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे हमारे लिए। एक्चुअली मनु अपने यहाँ 14 हैं, 14 मनु। फर्स्ट वाले मनु, स्वयंभू मनु। जो स्वयंभू मनु है, उन्हीं के बारे में बताते हैं कि शत्रुपा उनकी ही पत्नी थी, जिनसे ये पूरा विश्व। देखिए, हम लोग ये बताते हैं, वो लोग कहते हैं एडम एंड ईव। और कल्चर में हमेशा ह्यूमन बीइंग कैसे आया, कोई 2 लोग जुड़े होंगे तभी पैदा हुआ। तो हर कल्चर, हर रिलीजन किसी 2 को जोड़ता है, परंतु मनु पूरे विश्व में मनु के नाम से मैन, मानस, मिन, अलग अलग रिलीजन, ग्रीक में, लैटिन में, जितने भी पुराने कल्चर्स हैं, हिब्रू में, ज्यादातर पुराने कल्चर्स में मनु को मानते हैं। और मनु के जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ये फिलीपींस में और कंबोडिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में अभी भी लागू है। हमारे ये सब लोग कहते हैं कि जो मैंने पढ़ा है वो ये आया है कि अगर आप उनके फिलॉसफी पे जो शुद्ध मनुस्मृति है अगर चलते रहे, उस व्यवस्था से तो समाज चलता रहता है। जब वो गड़बड़ा जाता है, जैसे कि हमारे घर गड़बड़ा जाते हैं अगर व्यवस्था नहीं रहती, सिमिलरली समाज भी गड़बड़ा जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, I have a question from somebody but I don't know the name. iPad इतने लवीना का एक क्वेश्चन है। लवीना, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। देखो, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो लवीना? लवीना, आर यू एबल टू अनम्यूट? आभा जी का भी क्वेश्चन है बना दी, वो मैं पहले लवीना को ले लेती हूँ। ठीक है, लवीना बोलो आप। दी, ये जो बताए थे आपने कि मनु ने बोला है 16 संस्कार जो होते हैं, ये क्या होते हैं 16 संस्कार? एक पहला आपने बताया जन्म का जो होता है, फिर अंत्येष्टि, बीच में जो आते हैं। ये पूरा टॉपिक है बाय इटसेल्फ लवीना। ये जो 16 संस्कार है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बाय इटसेल्फ मुझे भी अध्ययन करना पड़ेगा। 3-4 जो है जो मुझे मुंह ज़बानी याद है बता देती हूँ। विवाह संस्कार है, अंत्येष्टि है, नामकरण मतलब जन्मने से पहले हमारे अपने ये बने क्यों थे, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि एक ह्यूमन बीइंग को हाईएस्ट अपने पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए जब वो बीज रूप में होता था तो गर्भ धारण संस्कार के समय से ही कर देते थे शुरू। तो उससे लेकर अंत्येष्टि तक के 16 संस्कार में से 3 या 4 रह गए हैं। जैसे नामकरण अभी भी होता है ना, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, चूड़ा अलग अलग है। मैं पर एक टॉक बनाऊंगी इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम। हाँ, डेफिनेटली ये एक पूरा 1 घंटे का टॉपिक से ज्यादा है। हर संस्कार पे आपको 1 घंटा लग जाएगा। बिल्कुल। आभा जी, योर क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सो मच सपना, बहुत सुंदर टॉक है आपकी। और आई एम ऑल्सो डाई हार्ड इंडिया कल्चर की मैं फैन हूँ, अपनी संस्कृति की फैन हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप के माध्यम से देवदीति इज रीचिंग आउट टू। जब हम बड़े हो रहे थे तो एक अक्सर ये सुनते थे मनु के बारे में कि
ढोल शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकार। आपा जी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ये जो श्लोक है ना, ये है ही नहीं मनु का, ये रामायण में आता है। सबसे पहली बात तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये तो रामायण का है। तो जैसे ही कोई बोलता है मनु के लिए ये लगाता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनकी नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक किस लेवल पे है। और ये ही जो आपने अभी बोला है ना, उसी को यूज कर करके मनु को जला रहे हैं। एग्जैक्टली मनु ने बोला ही नहीं, जो मनु ने लिखा ही नहीं, जो मनु के द्वारा रचा हुआ ही नहीं है। इट जस्ट गोज टू से कि अज्ञान किस लेवल पे है और लोग समझना नहीं चाहते। लोग डेप्थ में अभी भी, हम जो ये मास मीडिया बोल देती है, हम उन्हीं की बात मान लेते हैं। That is why सपना, मैंने इसीलिए ये एक श्लोक है या लोकोक्ति है, जो भी है कलोकियल लैंग्वेज में श्लोक है, इसीलिए ये उठाया कि ये इसमें है ही नहीं, और रामायण में भी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। तो हम लोगों को जो भी बात बताई जाती है भारत के बारे में, संस्कृति के, हम अपनी टाइम लगा के हमें थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। आधा घंटा भी हम दें तो आजकल तो इट इज वेरी इजी टू गेट द डिटेल्स। तो मैं बहुत आपका नमन करती हूँ कि आपने ये टॉपिक उठाया और इतनी एनलाइटेंड लोगों में इसको आपने बात करी। आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है और इतनी पुरानी है और इतनी पुष्ट है कि अगर हम सब कोशिश करें तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत हद तक उसको हम रिवाइव कर सकें। ऑफ कोर्स टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से स्थिति बदलती है, तो उस स्थिति को बदलने के लिए भी हमारी संस्कृति में बहुत कुछ है जिससे हम जुड़ के अपने टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, बट वी कैन स्टिल बी कनेक्टेड टू आवर रूट्स। So thank you again and congratulations to you. Thank you आपा जी, very well said। आपने बहुत अच्छा बोला। और ये नीड ऑफ द आवर है, जिस हिसाब से मास कन्वर्जन्स हमारे कंट्री में हो रहे हैं, जिस हिसाब से बाहर के लोग आके हमारे ही लोगों को कन्वर्ट कर, हिंदुइज्म या सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ कोई कन्वर्जन का स्थान नहीं है, कोई कन्वर्जन का तरीका ही नहीं है। या तो आप पैदा होते हो या नहीं होते हो, पर जो कन्वर्जन्स हो रही है, क्योंकि हमारे ही कल्चर के बारे में हमारे ही लोगों को नहीं पता, तो विकृतियां बहुत फैल जाती हैं। उसको करेक्ट करने के लिए हम सबको अपना अपना थोड़ा थोड़ा जितना हम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली हिंदू धर्म तो कुछ था ही नहीं, ये तो सनातन धर्म है, समथिंग विच इज इटर्नल। सनातन का मतलब है एवर फ्लोइंग, एवर एवर प्रेजेंट। तो ये तो सिंधु घाटी से, ये जैसे आप पहले ही बता रही थी कि अपभ्रंश होते हैं, तो ये तो सिंधु घाटी के उस तरफ जो लोग रहते थे, वो वहाँ के अलेक्जेंडर एंड ऑल दिस पीपल केम, तो उन्होंने उसको सिंधु, उसका अपभ्रंश होते हुए हिंदू आ गया। एक्चुअली देयर इज नो धर्म लाइक हिंदू धर्म। तो उसको एक बदनाम करने के लिए, उसको एक नीची निगाह से, और हम अपना ही उसमें प्राइड लूज करें, तो उसको हमें ये तरह से बताया गया। बट यस, अब हमें ये टाइम है कि वी शुड वेक अप। बिल्कुल। I think Seema ji, Seema ji I think wants to ask some question. I can't see her. Just Seema ji, please can you unmute yourself? अच्छा, there is a question on the chat. Can you suggest what we should be reading? तो देखिए, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हैं, उन्होंने मनुस्मृति पे कमेंट्री करी है। He has done his PhD on मनुस्मृति and he is a very well-known expert, Dr. Surendra Kumar. Vishuddha Manusmriti by Dr. Surendra Kumar, and I highly suggest everybody to read this volume. अभी तक क्या होता था, आप लोग मुझसे पूछते थे, हिंदी के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज थी नहीं, बट ये टेक्स्ट हिंदी में ही है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की विशुद्ध मनुस्मृति, ये जरूर पढ़ें। उन्होंने एक एक श्लोक को 7 पैरामीटर्स पे आइडेंटिफाई करके एनालाइज करा है, कौन सा मूल मनुस्मृति का है, कौन सा विशुद्ध, कौन सा उसके विपरीत है। तो उसको पढ़ के और योर विजन कैन ओपन। एंड मनुस्मृति इज अ टेक्स्ट, अगर हम अपनी लाइफ को उसके ऊपर बेस करते हैं, वी विल कम आउट अ विनर। इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्स्ट। तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की मनुस्मृति। हाँ जी सीमा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज गो अहेड।
सॉरी मैंने साड़ी नहीं डाली. आई विश आई रिमेम्बर टू वेयर इट, क्योंकि इतने दिन हो गए. आई वुड हैव लव टू वेयर माय लवली साड़ीज, बट इतनी सुंदर नहीं जितनी आप लोग पहनते हो. बस मुझे 2 बातें कहनी थी कि जैसे ही मैंने मनुस्मृति पढ़ा ना, तो मैंने बोला ये तो अटेंड करना है कुछ भी हो. बट एक रीजन बता दूं, 2 मिनट लगेंगे. मैं जेंडर सेंसिटाइजेशन पे बात करती हूँ दिल्ली पुलिस वगैरह के साथ, और एक मिस्टर एच.एन. गांधी थे जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते थे. तो जब हम दोनों एक ही टीम में थे, जब भी शुरू करती थी मैं इस जो आभा जी ने बोला है ना, ढोल पशु नारी, और हम दोनों एक ही टीम पे होने के बावजूद दोनों में लड़ाई हो जाती. वो मुझसे बड़े थे, अभी नहीं है, और मैंने सोचा था कि भाई कभी मैं जरूर पढ़ूंगी मनुस्मृति. तो मैं उनका उधार चुकाना चाहूंगी आप लोग के माध्यम से कि भाई सर मैंने भी पढ़ ली. और वो ना हम दोनों जैसे स्टेज पे आते, दोनों की थोड़ी धमकी वो शुरू हो जाती थी. नहीं सीमा जी, वो उसका नहीं है, मनुस्मृति का नहीं है. एनीवे सो और आभा जी ने जो भी कहा हिंदू के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, बट मुझे ये बात बुरा लगता है कि आर्य समाज में यंगस्टर्स नहीं जा रहे. अगर आप देखोगे तो ज्यादा व्हाइट हेयर वाले, बिकॉज मेरे सारा परिवार डिफरेंट आर्य समाज के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, बट हम यंगस्टर्स, मैं तो नहीं बट हमसे छोटे भी लोग नहीं जा रहे. तो कभी हम लोग किसी तरह आर्य समाज में भी यंगस्टर्स ला सकते, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी. बट थैंक यू. सीमा, आई विल शेयर समथिंग विथ यू. जो आप कह रही हो बहुत वैलिड है. तभी हमारे यहाँ समाज में गुरुकुल से पढ़ने की प्रथा, टिल द एज ऑफ 5 द चाइल्ड वुड बी होम, और 5 से लेके 16 साल तक वो गुरुकुल में रहता था. उसके बाद आके जीवन अपना चलाता था, क्योंकि नॉलेज अगर आपको पहले मिल जाए तो आपका जीवन खुशी से आप चला सकते हो, है ना. बट स्मॉल चेंजेस, जो मेरी टीचर है जिनसे मैं वेदांता और उपनिषद पिछले 25-26 सालों से कर रही हूँ, शी जस्ट फ्लोटेड अ न्यू सब्जेक्ट, तत्वबोधा, and both my daughter and daughter-in-law signed up for the course. So it does happen, and my daughter and daughter-in-law are both 30. And they both have signed up for this Tattvabodha class. जो जिनको वेदांत का, वेदों का ABC नहीं पता, मैं सब लोगों को बता रही हूँ. अगर आप लोग करना चाहें तो तत्वबोध की क्लास शुरू हो रही है. जो सारे टर्म्स हम, जैसे अगर हम केमिस्ट्री की क्लास लेंगे तो केमिस्ट्री के वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, बायोलॉजी के लोगे तो बायो के वर्ड्स. तो ये जो वेद और उपनिषद में जो शब्दों को यूज करते हैं, उनका क्या महत्व है और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, वो तत्वबोध में आता है. If anyone wants. कब शुरू हो रहा है भाभी? When it is started? I think Aditi was telling me. I'll find out from Aditi and text. मैं ग्रुप मेरे को बता दें, आप मुझे टेक्स्ट कर दें. I will do that. So what I'm trying to say कि youngsters करते हैं सीमा जी, परंतु वो तब करते हैं जब वो आचरण बड़ों का देखते हैं. हमारे शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता. The kind of life we've been living, that becomes a role model for youngsters to follow. That is the only thing we can do. जो अपने हाथ में है वही कर सकते हैं ना. थैंक यू सो मच देवदत्ती, बिकॉज मुझे एक कर्ज चुकाना है अपने फ्रेंड के, काफी बड़े थे. नाउ मैं उनको चिट्ठी लिखूंगी ऊपर कि सर मैंने पढ़ा बैठ के. Oh my God, can you imagine सीमा जी, ये देवदत्ती की प्लेटफॉर्म के लिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ से आप किसी दिवंगत आत्मा के साथ कर्ज चुकाना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Anybody else wants to put any question? किसी की कोई query है? भाभी, there's a request कि आप तत्व क्लास के लिए सबको ही inform कर दें. Ashima ji is very keen to know about the class. Okay, so what I will do is I will जब वो मुझे मैसेज मिलेगा मैं सृजना को करके, सृजना सारे ग्रुप्स में डाल देगी एक बार, है ना. And secondly, she wants to know the name of your teacher from whom you are taking classes. Okay, my teacher is Deepti Ji Vishwanath. Deepti Vishwanath, she is a trained doctor. She is a physiotherapist and a highly scientific bent of mind. और वो 26 सालों से मैं उन्हीं के साथ कर रही हूँ. अलग अलग टेक्स्ट, जैसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, ऐसे ही इस फील्ड में भी अलग अलग टेक्स्ट होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो हम लोग वो करते चले जाते हैं. तत्वबोध वो करा रही हैं, दीप्ति विश्वनाथ उनका नाम है. इंग्लिश में वो क्लासेस लेती हैं, पर अब इतने समय में इंग्लिश हिंदी हो चुका है, पहले तो इंग्लिश में ही होती थी हमारी. तो मैं लिंक सजना के साथ शेयर करूंगी, वो सबको डाल देगी, ठीक है ना. थैंक यू सो मच सपना भाभी, आज का बहुत ही कहना चाहती हूँ. मैं ये और कहना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई ऐसा टॉपिक हो आप लोगों के पास
जो आप लोग मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेजना चाहें तो भेज दीजिए। मैं एक कंपाइल कर रही हूँ वहाँ पे सारी रिक्वेस्ट, तो जब जैसे जैसे टाइम मिलेगा और अगर उसने अलाउ किया मुझे तो मैं फिर वो सीख के और शेयर कर सकती हूँ। तो अपने आप को जो भी टॉपिक्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस फील्ड या रिगार्डिंग कोई ट्रेडिशंस या रिगार्डिंग आपको सुपरस्टिशन लगता हो या कोई भी चीज़ की जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अपने भेजना शुरू करेंगे तो मुझे भी एक दिशा मिल जाती है जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैं उस चीज पे टॉक ले सकती हूँ। हाँ जी वंदना जी। मैं ये कह रही थी बिफोर आई एंड द सेशन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे आपको तो 25-26 साल हो गए, कोई जना जैसे मैं हूँ या कोई और भी जैसे शुरू करना चाह रहा है तो वो कहाँ से शुरू करे, किस टीचर को, योर टीचर ओनली या देयर सम अदर टीचर और अनदर क्लास ग्रुप व्हिच गोज ऑन। सेकेंडली आप इस तत्व क्लास के लिए सबको प्लीज बता दें, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं उसके लिए तो। एंड थर्डली हमारे को जो सेशन हमें नेक्स्ट आपसे उम्मीद कर रहे हैं, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द 16 दिस थिंग संस्कार, 16 संस्कार, तो हम 16 संस्कार करके आप 16 सेशंस ले सकती हो क्योंकि दैट those संस्कार आर विद अस, हम उनमें से 3 या 4 संस्कार हम अपनी लाइफ में सब लोग बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, और लेकिन निभाते निभाते भी हमने उसको तोड़ मड़ोड़ के बहुत उलट कर दिया है। सो हम उस संस्कारों के बारे में, क्योंकि जब हम कल्चर को रिवाइव बैक करने की बात करते तो सबसे पहले हम अपने संस्कार रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेहद जरूरी है हम संस्कारों की बात करें। ज्ञान वहीं से मिलेगा, रिवाइवल ऑफ कल्चर वहीं से शुरू होगा। एंड सीमा जी, नेक्स्ट टाइम होप टू सी यू इन अ साड़ी, हवा लगा दीजिए। ठीक है, तो आप लोग आपकी रिक्वेस्ट तो मुझे देगी। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था? आपने 3 बातें बोली थी। 16 संस्कार तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा, जो शुरू करना चाहता है जर्नी, देखिए सबसे इजी आज के दिन में जर्नी शुरू करने के लिए भगवत गीता रहती है। वेद और उपनिषद हमारे बस की होती नहीं, उसके लिए बहुत आपको रेडीनेस होना पड़ता है। उसके लिए बेसिकली जिस तरह के पात्र आप होते हो वैसा गुरु आपके पास आ जाता है और वो ही नॉलेज। तो अपने आप को रेडी बनाने के लिए भगवत गीता से शुरू कर सकते हैं, और इस समय आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। आप चिन्मया मिशन के वेबसाइट पे जाके उनके पूरे कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग टेक्स्ट हैं। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे चिन्मया मिशन को ना, और चिन्मया बहुत सारे और भी हैं, बट मैंने इन माय एक्सपीरियंस चिन्मया मिशन आर डूइंग अ बेटर जॉब, एंड बहुत स्ट्रक्चर्ड उनका फॉर्मेट है। उनके एग्जामिनर्स भी होते हैं, एग्जाम्स भी होते हैं, वो खुद के लिए हैं, किसी और को तो दिखाना नहीं है। तो आप उस पर स्टडी कर लो, आपको क्या रुचि, जैसे जब हम कॉलेज में पढ़ के निकलते हैं तो आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स, हमारी रुचि किस में है। इस लाइन में भी बहुत अलग अलग टेक्स्ट हैं, आपकी रुचि कहाँ है। आप वेबसाइट पे जाके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर अ बिगिनर टू स्टार्ट, गीता इज द बेस्ट। भगवत गीता, उनकी क्लासेस चलती रहती हैं, आप ज्वाइन करके देखो। 1, 2, 3 में आपको समझ में आएगा रुचि कौन सी है। तत्व बोध मैं शेयर कर दूंगी। सेकंड थिंग, थर्ड 16 संस्कार पे मैं डेफिनेटली शुरू करती हूँ, सोच रही हूँ। लेट मी सी। और आपका जो एक वाओ मनी वुमेन्स ग्रुप है, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप सारे देवदीति के लिंक्स उनको भेजें। So this is Akansha Segar who has requested it about it. और they're all available on YouTube ना, YouTube। हाँ, नहीं, बट वो कह रही है रोज के Zoom सेशन का एक लिंक भेज दिया कीजिए। अच्छा। और एक अनीता जी हैं, उन्होंने लिखा है कि कलयुग के बारे में भी बताइए आप कुछ। So you have enough topics to prepare for, and with that hope we look forward to something new on the coming Thursday. You know what happens, Vandana and all of you lovely ladies, ये जो पूरा एक वीक मैं बिताती हूँ ना, जैसे आप आज ही खत्म हो गया, I will take a rest for an hour or so, फिर वो नेक्स्ट टॉपिक, और वो पूरा एक हफ्ता मैं उसके साथ जी रही हूँ। इसके साथ मैं पूरा एक हफ्ता जी, इसके साथ जी, और इससे रिलेटेड गूगल पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करके इतना सारा बन जाता है। फिर छाट के इतने में मुझे लाना पड़ता है, और इतने में मिला के और उसको वो करना पड़ता है। तो ये है हमारे नोट्स प्रिपेयर करना, फिर एक फर्रा बनाना जो 45 मिनट के सेशन में बोलने के लिए।
इसी से आप समझ सकते हैं, जो हम स्कूल से पढ़ते हैं ना, एक किताब को पहले हमने नोट्स बनाए, नोट्स के फिर एक फर्रा बनाया जिसमें से हमारे पास सारे पॉइंट्स होते थे, बस कोई क्वेश्चन आ जाए वहीं से जवाब मिल जाए। और इसके बीच में मेरे पूरा प्रेजेंटेशंस बनी हुई है वंदना दी, मेरे पूरा पीपीटी रेडी है, मेरे गूगल पे 3-4 शीट्स हैं, तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि उसकी अपनी शिद्दत से कर रही हूँ, बाकी मर्जी। नीतू का भी एक सवाल है कि हाउ टू पुट दिस थिंग इन द चिल्ड्रन। तो नीतू, पहले हम अपने आप में कल्टीवेट करें तो बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हमारे बिहेवियर से ही बच्चे सीखते हैं। जैसा हम करेंगे वैसे ही बच्चे कुछ तो लेंगे ही ना। तो पहले हम अपने आप को नर्चर करें, फिर आगे बच्चों को देंगे। वंदना दी, जब मैंने शुरू करा था 26 साल पहले, तो मैं भी छोटी ही थी, 29-30 की, बच्चे छोटे थे, मोहक 5-6 साल का था और मेघा 4 की। मेरा क्वेश्चन यही था, हाउ शुड आई मेक माई चिल्ड्रन लर्न? दीप्ति जी कहती थी, यू फॉलो एवरीथिंग योर चिल्ड्रन विल लर्न। बच्चों को कुछ नहीं बोलना। अब सबको मैं यही कह रही हूँ, बच्चे वही सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आप क्या कर रहे हो, नॉट क्या कह रहे हो। उन्हें पता है मम्मा बोलती कुछ है, करती कुछ है, पापा बोलते कुछ है, करते कुछ है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। आपके फर्रों की जरूरत है। अशीमा जी कह रही है अपने पेपर्स मुझे दे दो। अशीमा जी, उनकी हैंडराइटिंग आपको नहीं समझ में आएगी। और मैं नाउ पूरी पीपीटी शेयर कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्योंकि वी आर ऑलरेडी ओवर 10 मिनट्स, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। स्पेशल थैंक्स टू सपना, जो इतनी नॉलेज इम्पार्ट करी इसने हमारे साथ। एंड सब में इंटरेस्ट जगा रही है कि टू नो मोर अबाउट अ कल्चर, टू नो मोर अबाउट अ बुक्स, जो हम सब नाम भी भूल गए थे, शायद मैंने भी बहुत दिनों बाद ये नाम सुना था। विद दैट नोट, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस। कल का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल हमें मेकअप करके कैसे सुंदर लगना है, एंड मेकअप करने के लिए क्या जरूरी है, एक ब्यूटीफुल स्किन। तो स्किन के साथ हम मेकअप कैसे करें और कैसे सुंदर दिखें। तो कल मिलते हैं 4 बजे। सी यू ऑल। नमस्कार, धन्यवाद।